जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 19 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैचेस आप लोग के लिए अवेलेबल है। उसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर से देता हूं, बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के लेक्चर में हम ये 5 टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले तो इन 5 टॉपिक्स के अंदर है क्या, उसकी एक छोटी सी जानकारी ले लो। सबसे पहला टॉपिक है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल केस 2025 में कूलिंग पीरियड और फैमिली वेलफेयर कमिटीज के रोल को इंडोर्स किया है। सेक्शन 498A, जो कि अब सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता में आता है इस मैटर में। तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म का मतलब क्या है उसको डिटेल में समझेंगे, और इस केस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बहस उठाता है कि क्या जुडिशरी ओवर रीच कर रही है और विक्टिम्स के अधिकार डिले हो रहे हैं। इस बात पर हम लोग जानकारी काफी डिटेल में हासिल करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है। तो हम अभी बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में डिटेल में। तो इस टॉपिक में क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि जुडिशरी से रिलेटेड ये टॉपिक है, जहां पर कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जुडिशरी जो है आज की डेट में कुछ ज्यादा ही आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स के कार्य में जो है वो हस्तक्षेप कर रही है। नेक्स्ट, सिविल ड्रोन रेगुलेशन बिल 2025। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ड्राफ्ट जो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि आने वाले समय में सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है, इसलिए पढ़ना होता है। तो ये जो टॉपिक है, सिविल ड्रोन रेगुलेशन बिल 2025, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक ड्राफ्ट कानून, जो ड्रोन्स रूल्स 2021 को रिप्लेस करेगा। क्योंकि देखो, आज की डेट में ड्रोन्स के फायदे भी बहुत हैं बट नुकसान भी बहुत हैं, तो उनको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस, इवन जेल तक हो सकती है लोगों को अगर इस कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया जाए तो। और ऑब्जेक्टिव यही है कि इनोवेशन हम प्रमोट करें, बट साथ ही साथ सिक्योरिटी को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, जो ये एआई फॉर विकसित भारत का जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है, तो नीति आयोग ने एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी जो है वो लॉन्च की है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। और इसी से ही रिलेटेड, यानी कि सेम टॉपिक से ही रिलेटेड एक और अपडेट सामने आया, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोटेंशियल गाइस, जीडीपी को 2035 तक 500 से 600 बिलियन डॉलर बूस्ट कर देना है। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है। यानी कुल मिलाकर एआई का उपयोग हम कैसे करेंगे विकसित भारत के पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फिशरीज का अचीवमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज अब लागू हो गई है, और ये भी 2/3 रेक्टिफिकेशन के बाद ये पहला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, और हार्मफुल सब्सिडीज को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, ये आसाम सिविल सर्विसेज के एक ऑफिसर्स को डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस पे अरेस्ट किया गया। अब होता है भाई, ये केस आप लोग को सुनना जरूरी है, मतलब इस प्रकार का टॉपिक, क्योंकि ये करप्शन वगैरह का मामला है जिसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये केस जो आया है सामने, वो हमें याद दिलाता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पब्लिक सर्विसेज का फाउंडेशन है, और इसको अगर आप हर्ट करोगे तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होगा। तो इन्हीं सब टॉपिक को गाइस एक एक करके काफी डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से एक एक टॉपिक को सुनिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दिए गए नंबर है ये अपने पास सेव कर लो, यहां पर कॉल करो, और यहां पर कॉल करके अपने कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपीएससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस। 0 से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है, ज्ञान सर इन्वॉल्व रहते हैं, स्पेशल कोर्स है, और हर साल कोर्स अपडेट होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर तैयारी होती है। तो बिल्कुल दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दो भाई। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक से, बिना जो है वो समय वेस्ट किए। तो आइए, जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म और विक्टिम्स जस्टिस से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है। अब सुनिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल
जुलाई 2025 का केस है, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के डायरेक्शंस को जो है वो सही करार किया। देखो ये केस हम लोग को देखने को मिल रहा है, हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस केस, ये केस का नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केस सिर्फ इसलिए बताया गया है क्योंकि आपको समझने के लिए। बट हाँ यस, कभी कभी आजकल ये केसेस के नाम भी जो है वो पूछ लेते हैं। जनरली मैं आपको बताऊं केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इंदिरा साहनी केस ये इंपॉर्टेंट है ना। और इस प्रकार के जो केसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, केशव नंद भारती केस हुआ, राइट, ऐसे केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हम लोग को नजर आते हैं, है ना। पुट्टा स्वामी, के एस पुट्टा स्वामी वाला केस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसे केसेस जो है वो थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल के, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी नोट डाउन कर लो। अब ये एक केस था, इस केस में होता क्या है कि हर एक 298A केस, अब जो कि सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता के अंदर आता है, इसको फैमिली वेलफेयर कमिटीज के पास भेजना होगा। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, नेक्स्ट लाइन में आप जो है वो लिख लो, नेक्स्ट लाइन में आप लिखो, जो भी केस आते हैं सेक्शन 498A वाले जो केसेस हैं, जो कि सेक्शन 85 में आ रहा है भारतीय न्याय संहिता के, इसके जितने भी मामले होंगे वो रेफर किए जाएंगे फैमिली वेलफेयर कमेटी को, वो रेफर किए जाएंगे फैमिली वेलफेयर कमेटी, यानी कि फैमिली वेलफेयर कमेटी सेक्शन 498A वाले मामले जो है वो देखेगी, उसकी जांच करेगी। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। और 2 महीने का कूलिंग पीरियड देना होगा कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 महीने का पीरियड देना पड़ेगा कि इस बीच समझौता करना है तो कर लो, और उसके बाद फिर वो दिया जाएगा, है ना, प्रॉपर एक्शंस लिए जाएंगे। लिख लिया आपने, कैसे लिखोगे, शिवांगी बंसल वर्सेस शाहिब बंसल केस 2025। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेक्शन 498A, सेक्शन 498A ब्रैकेट में सेक्शन 85 BNS, ये फैमिली वेलफेयर कमिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके जितने भी केस हैं, यानी कि किसी के ऊपर ये केस लगता है, ये सेक्शन के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो फैमिली वेलफेयर कमेटी उसकी देखरेख करेगी, यानी कि पूरे मैटर को सॉल्व करेगी, और 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर है सभी के। ऑब्जेक्टिव यह था कि सेक्शन 498A के मिसयूज को रोकना, लेकिन इस पर बहस शुरू हो गई कि क्या इससे जस्टिस डिले होता है और जुडिशरी सॉरी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव डोमेन में ओवर रीच तो नहीं कर रही, कहीं हस्तक्षेप तो नहीं कर रही ज्यादा, है ना। तो ये बहस अभी छिड़ गई है, क्योंकि इन्होंने 2 महीने का पीरियड बता दिया, तो बोल रहे हैं कि अरे यार आप डिले क्यों कर रहे हो, कार्रवाई तो फटाफट होनी चाहिए, छटपट, बट उसके मिसयूज को रोकने के पर्सपेक्टिव से था, है ना। ऑब्जेक्टिव यही है कि मिसयूज नहीं होना चाहिए प्रोविजन के, लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता ही है ना। तो ये चीज और बहस जो है वो छिड़ गई, हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है खतरनाक तरीके से। तो जितना अभी मैंने आपको लिखवाया सिर्फ इतना अभी पहले लिखो, और आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी कि चक्कर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखो आप टाइटल, जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म, न्यायिक प्रयोगवाद, न्यायिक प्रयोगवाद, जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। यह तब होता है जब कोर्ट अपने ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से आगे बढ़कर नई रेमेडीज, फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस क्रिएट करती है। मतलब समझिएगा, आप कोर्ट पे गए, कोई केस लगाए, अब कोर्ट ने तो, अब देखो कोर्ट जो भी कार्रवाई जो है वो करेगी वो कानून की बुक के तहत जो है वो करेगी, बट कई बार कानून की बुक में जो चीज लिखी रहती है उसको किस अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से समझा जा रहा है वो तो कोर्ट ही बताती है। हम बोलते हैं ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज लॉज। यस, इंटरप्रेटेटर, इंटरप्रेट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉज को, कि ये लिखा हुआ है अगर कानून तो इसका मतलब क्या होगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बताएगी। तो इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स भी, क्योंकि ये क्या होता है, जो ट्रेडिशनली जो जजेस जिस प्रकार से किसी केस को देखते हैं, एक तो ये हो गया नॉर्मली एक केस को एक ट्रेडिशनल तरीके से देखना जैसे कि देखा जाता है, बट जब उसको एक अलग नजरिए से पहली बार देखा जाता है तो उसको कहते हैं जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। नाम से में आ रहा है कि जुडिशरी एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक अलग व्यू पॉइंट से केस को जो है वो समझने की, देखने की कोशिश कर रही है, या एक अलग व्यू पॉइंट की गाइडलाइन सामने रख रही है। बात क्लियर हो रही है? इसके फीचर यही होते हैं कि इनोवेटिव रेमेडीज दी जाती है,
जैसे कूलिंग पीरियड हुआ, कमिटीज के पास ट्रांसफर करना हुआ, ऐसी चीजें। पॉलिसी रोल, जब जुडिशरी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के रोल में स्टेप इन करती है, बोलती कि नहीं अब सरकार से काम नहीं बन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं बन रहा, तो अब हम हस्तक्षेप करेंगे और उनको फोर्सफुली कुछ चीज करवाने के ऊपर उनको बाध्य करेंगे। फिर ट्रायल एंड एरर अप्रोच भी होता है, जुडिशरी सोचती है कि चलो एक बार ट्राई करके देखें, इससे अच्छी चीज हो जाए तो वेल एंड गुड। तो ये जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म का मतलब ही नाम से में आ रहा है कि जुडिशरी जो है वो अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करती है, एक अलग तरीके से कानून को जो है वो इंटरप्रेट करती है। बात समझ में आ गई आपके? ऐसे ही एग्जाम्पल्स हुए थे विशाखा गाइडलाइन 1997, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क प्लेस हरासमेंट से रिलेटेड, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर में आ सकता है, लिखिएगा। प्रकाश सिंह, आप पढ़ते होंगे, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड पॉलिटी में लिखा हुआ है प्रकाश सिंह गाइडलाइन। इवन विशाखा गाइडलाइन भी आपकी पॉलिटी की किताब में लिखा है। राजेश शर्मा का जजमेंट 2017 का, इस पे जो है वो हम लोग को देखने को मिला कि फैमिली वेलफेयर कमिटीज को क्रिएट किया गया, लिख लीजिए। बट हालांकि बाद में 1 साल बाद जो है वो उसको रद्द भी कर दिया गया था। फैमिली वेलफेयर कमेटी किसमें बनाई गई थी? राजेश शर्मा के जजमेंट में। और अभी भी 2025 के जजमेंट में कह दिया गया है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी को लाया जाएगा। देखो, इसलिए मैंने राजेश शर्मा जजमेंट भी आपको लिखने के लिए कहा है, ये लिख लीजिए। ये तीनों चीजें है ना, ये एग्जांपल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं कि पुलिस सुधार से रिलेटेड प्रकाश सिंह का जजमेंट है ना, ऐसी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 498A लिख लीजिए। अभी तक आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि किसी को भी हिरासत में लिया जाएगा इस कानून के तहत, तो अब उसका केस जो है वो फैमिली वेलफेयर कमेटी संभालेगी, और 2 महीने एक्शन लेने से पहले 2 महीने का कूलिंग पीरियड समय दिया जाएगा। क्या है ये सेक्शन 498A? आइए समझते हैं, पॉइंट वाइज लिखिएगा। 1983 में इसको लाया गया। पॉइंट नंबर 1, डाउरी हरासमेंट, क्रूएल्टी से महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। डाउरी रिलेटेड हरासमेंट होती है, नहीं कि मैट्रिमोनी। 498A का केस लगाना मतलब ये होता है कि भाई शादी हो गई, शादी के बाद अगर आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हो, महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हो, तो उसके लिए सेक्शन 498A लाया गया था, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 1 1983 में लाया गया। पॉइंट नंबर 2 महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। ब्रैकेट में लिख लो, क्रूएल्टी एंड डाउरी रिलेटेड हरासमेंट। वैवाहिक घरों में क्रूरता और दहेज संबंधी उत्पीड़न से महिलाओं को बचाने के लिए सेक्शन 498A लाया गया। अब होने यही लगा, मिसयूज हो गया। घर पे महिला भैया बोल रही है पिक्चर दिखाने ले जाओ, पति ने बोला नहीं यार काम है यार, मुझे नहीं ले जा सकता मैं। पत्नी बोल रही लगाती हूं बेटा तेरे ऊपर 498A, रुक जा, तो दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है मुझे। पति बोला मैंने कहा किया प्रताड़ित, मुझे काहे को उठाया जा रहा है, सॉरी गलती हो गई, चलो पिक्चर है। ऐसी चीजें भी हो रही है बहुत ज्यादा, परेशान कर दिया जा रहा है मर्द को, है बेलन फेंक के मार दिया जा रहा है, सर फोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, हंसी मजाक अपनी जगह, मस्ती मजाक अपनी जगह, बट लेट्स टॉक अबाउट सम सीरियस पॉइंट्स वी नो अबाउट इट। कि हमारी कंट्री में भी कुछ दिनों पहले हमने एक डेटा भी डिस्कस किया था। यस, हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सबसे ज्यादा है। महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्राइम डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। सो ऐसे कानून काफी स्ट्रिक्ट होने चाहिए और शर्म आनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो अपने घर में औरतों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं या किसी के ऊपर भी हाथ उठा रहे हैं। पहली चीज तो राइट, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। आपके घर पर आपकी ध्यान रखने वाले ही ये लोग हैं। किसी दिन बेटा सुबह सुबह की चाय में जहर डाल के पिला दिया ना तो काम लग जाएंगे, और हो भी रहा है आजकल ऐसा। जैसा करोगे वैसा होगा। जो बोल रहे हैं नीले सिलेंडर में बंद करके फेंका जा रहा है, यही सब असर है भैया, यही सब असर है। कहीं ना कहीं चीजें जो है, मैं किसी को देखो सपोर्ट नहीं करता, किसी को क्राइम को तो मैं हमेशा सपोर्ट नहीं करूंगा। क्राइम सबसे खराब चीज होती है, क्राइम कभी नहीं होना चाहिए, वायलेंस कभी नहीं होना चाहिए। आपको भी ये चीज समझनी चाहिए। वायलेंस किसी केस में नहीं, अगर आपकी किसी से बन नहीं रही है, कोई अगर व्यक्ति आपको समझ में नहीं आ रहा है, शट योर माउथ एंड मूव अवे, डिस्टेंस बना लो। फालतू फोकट में किसी के चक्कर में किसी को लड़ने झगड़ने मारपीट करने की जरूरत नहीं है। लड़ना झगड़ना मारपीट करना छोटे माइंडसेट वाले लोग जो है वो करते हैं। बड़े माइंडसेट वाले लोग सामने वाले को देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये भगवान इसका भला करे, और आगे बढ़ जाते हैं कि छोड़ो भाई, नहीं बन रही किसी से, आगे बढ़ो, लीव इट। क्योंकि अगर जिससे नहीं बन रही है उसके साथ रहने की कोशिश करोगे, बार बार समझौते करने की कोशिश करोगे, देखो फैमिली में जरूरी है, कई बार रहना पड़ता है, पर जब ऐसा हो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो जितना हो सके उतना, कि कोई बात नहीं, इसका तो नेचर ही ऐसा है, भगवान इसका भला करे भाई,
कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको एडजस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं अपनी प्रायोरिटी जो है वो सेट करो, और जिस दिन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए उस दिन निकल लो कि बाय बाय भाई, अब नहीं हो पा रहा भाई सहन, दोस्त से मौका जरूर दो, लोगों को सुधरने का मौका जरूर दो। तो ये इशूज है महिलाओं को बचाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस से, डाउरी रिलेटेड हरासमेंट से ये सेक्शन 498A लाया गया, बट इसका मिसयूज होने लगा। फिर एफआईआर पहले ही, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अलाउड है एफआईआर से पहले ही, है ना। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में होता यही है ना, उठा लिया जाता है। ललिता कुमारी केस में ये चीज लाई गई थी, लिख लेना भैया। सीआरपीसी के अंदर अमेंडमेंट किया गया, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी बिफोर अरेस्ट लेकर आया गया, आवश्यकता के सिद्धांत को शामिल किया गया कि ये चीज आवश्यक है। अरनेश कुमार का केस 2014 का, है ना, ऐसे केसेस। पुलिस को चेकलिस्ट दी गई, नोटिस ऑफ अपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है इनको, मतलब पुलिस को बताया गया कि ये चीज आपको जो है फॉलो करनी है इस मामले में, सेक्शन 498A के। सत्येंद्र कुमार अंतिल का केस था 2022 का, अरनेश सेफगार्ड वायलेट होने पर बेल जो है वो दे दी गई, ठीक है। तो बोलेगा ना अरनेश कुमार के जो दिशा निर्देश हैं उसके उल्लंघन पर गिरफ्तारी होगी, वहां जमानत पर रिहाई के प्रावधान स्थापित किए गए कि भाई नहीं, आपको बेल जो है वो नहीं मिलेगी। समझ में आई? डायरेक्टेड रिलीज ऑन बेल ये नहीं होना चाहिए। नहीं वैसे तो दहेज प्रथा के मामले में, अच्छा हाँ, देखो मेन चीज ये है कि कई केसेस ऐसे भी हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे कि जो गलत केसेस आ रहे थे तो फिर बेल के प्रावधान बाद में दिए गए थे, बट स्टार्टिंग में तो बेल के प्रावधान भी नहीं थे। यानी कि इस केस अगर किसी ने सिर्फ केस फाइल कर दिया सेक्शन 498A का इसके तहत, तो उठा के जो है वो पूरे परिवार को बंद कर दिया जाता था। ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे। अब कूलिंग पीरियड सामने आ गया है ना, एक्सपेरिमेंट। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुकेश बंसल केस है 2022 का, आपने लिख लिया होगा, है ना। इसके अंदर ये चीज जो है वो कही गई कि हर कंप्लेंट, पहली चीज तो फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजी जाएगी, प्लस 2 महीने का नो कोएर्सिव एक्शन जो है वो लिया जाएगा कि 2 महीने का जो है वो कोई एक्शन नहीं लेना है 2 महीने तक। समझ में आया? क्योंकि फिर वो फैमिली वेलफेयर कमेटी, जैसे डिवोर्स होता है ना, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि सुलह वगैरह कराया जाता है, तो ऐसे ही ये कमेटी पूरी जांच पड़ताल करेगी जिससे कि मिसयूज ना हो इस पर्टिकुलर कानून का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बंसल केस 2025 में इस चीज को बिल्कुल सही करार दिया और कहा कि कूलिंग पीरियड मैंडेटरी होना चाहिए भाई, नहीं तो क्योंकि केसेस का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ आंकड़े बताएं हम आपको एनसीआरबी के, तो बताया जा रहा है कि 2015 में 1,13,403 केसेस थे सेक्शन 498A के अंदर। 2022 में 1,40,000 केसेस हो गए। 2015 में अरेस्ट जो हुई वो 1,87,067 केसेस की अरेस्ट हुई। 2022 में 1,45,095 केसेस की अरेस्ट हुई। मतलब सेफगार्ड ऑलरेडी काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा हर्डल्स की जरूरत जो है वो क्वेश्चनेबल है, राइट। तो ये चीज हम लोग को रहे वो देखने को मिल रही है, ठीक है। अब सुनो, चिंता वाली बात जो है वो सबसे बड़ी यही है, डिले इन जस्टिस। एफआईआर के बाद भी विक्टिम्स को जो है वो रिलीफ के लिए वेट करना पड़ता है। मतलब यही इशू हो रहा है ना, दो महीने का जो कूलिंग पीरियड दिया है भाई, किसी ने एफआईआर फाइल करी उसके बाद भी 2 महीने का वेट करना पड़ेगा विक्टिम को। दूसरा, फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, यानी कि अभी लीगल कोई भी बैकिंग नहीं है। राजेश शर्मा के फैमिली वेलफेयर कमेटी के डायरेक्शंस 2018 में बंद कर दिए, 1 साल के अंदर बंद कर दिया था ना। मैजिस्ट्रेट और पुलिस का डिस्क्रिशन जो है वो कम हो जाता है इस चीज के कारण, यानी कि इस पे जुडिशरी इंटरफियर करेगी तो विक्टिम्स को लंबे समय तक डिस्ट्रेस झेलना पड़ता है। अंडर रिपोर्टिंग भी जो है वो हो सकती है, कई बार लोग जो है केस पर फाइल ही ना करें कि इसमें तो लंबा समय लगेगा। होता है ना, जैसे डाइवोर्स वगैरह के केसेस में भी ऐसा होता है। मैंने तो खुद पर्सनली लेवल पर जो है देखा है सामने कि मेरी एक स्टूडेंट थी, बड़ी परेशान जो है वो हुई थी, करीब मेरे ख्याल से उनका केस 1-1.5 साल तक जो है वो चला था, इसी का केस, डाइवोर्स वगैरह का, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी उसमें इन्वॉल्व था, तो बेचारी बहुत परेशान थी। नेक्स्ट, रिकंसिलिएशन मैकेनिज्म को पार्लियामेंट से कानून बनाकर इंप्लीमेंट करना चाहिए। यस,
पहली चीज हमने देखा कि फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जो है वो कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, मतलब कोई भी कानून के तहत इसको बनाया नहीं गया। तो पहले कानून के तहत जो है वो इसको स्ट्रॉन्ग करो कि जिससे कि कोई भी जो है वो इसको खराब ना कर सके। अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अरनेश कुमार गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर स्पीडी ट्रायल्स इंश्योर होना चाहिए, फास्ट ट्रैक मैट्रिमोनियल कोर्ट्स होने चाहिए, विक्टिम सेंट्रिक रिलीफ पर फोकस किया जाए कि भाई देखो इमीडिएटली विक्टिम को शेल्टर प्रोवाइड कराओ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओ, जरूरत हो तो मेडिकल एड हेल्प प्रोवाइड कराओ, कूलिंग पीरियड के नाम पर डिले ना हो। एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि अरेस्ट जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं, सेफगार्ड्स ऑलरेडी इफेक्टिव हैं, है ना, मतलब यानी कि सही तरीके से पुलिस ही जो है वो मामले को जो है वो देख लेती है और समझ में आ ही जाता है कि क्या कौन सा केस जो है वो सही है नहीं है कि नहीं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कूलिंग पीरियड एंडोर्समेंट 2018 रोल बैक के लाइट में रिकंसिडर जो है वो करने चाहिए। पार्लियामेंट को क्लियर गाइडलाइंस देनी चाहिए कि मिसयूज प्रिवेंशन और विक्टिम के प्रोटेक्शन जो है वो बैलेंस्ड रहे, राइट। तो ये चीजें हैं। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये अपने लिए उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नहीं है। उसका रीजन मैं आपको जो है बता देता हूं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट है और जहां पर भी ड्राफ्ट यानी मसौदा का बात होती है वो हमारे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। बट यस फिर भी हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लेकर आई है ये ड्राफ्ट। इससे रिलेटेड कोई नोट्स मत बनाना है ना, सिर्फ सुनना। सिविल ड्रोन बिल 2025 इन्होंने रिलीज किया है, ये आने वाले समय में बिल आ जाएगा और जो ड्रोन रूल्स 2021 को रिप्लेस करेगा। बिल के प्रोविजंस में स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस और पीनल मेजर्स इंक्लूडेड है, यानी कि स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी अगर इस बिल के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये 2025 बिल के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो 3 महीने से 3 साल तक की जो है वो सजा बताई गई है। 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल। डीजीसीए और पुलिस ऑफिशियल्स को पावर्स दिए गए हैं कि वो ड्रोन्स, डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले का ड्रोन भी सीज किया जो है वो जा सकता है, उसके डिवाइसेस, उसके डॉक्यूमेंट सब सीज जो है वो किए जा सकते हैं अगर कानून का जो है वो उल्लंघन होता है तो। समझे आप? और ये पावर जो है वो किसको दी गई है? डीजीसीए के ऑफिशियल्स और पुलिस अथॉरिटीज को, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ऑफिशियल्स और पुलिस अथॉरिटीज को। आर्म फोर्सेस के ड्रोन्स को एग्जेम्पशन है ऑब्वियसली, बिकॉज सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 500 किलोग्राम वेट के नीचे के ड्रोन्स को भी एग्जेम्पशन जो है वो दिया गया है। वो सॉरी अबव यानी कि हैवी ड्रोन्स होते हैं, क्योंकि उनके लिए अलग गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिलती है कि पहले ही दी जाती है। इंडस्ट्री वैल्यू अभी 3000 करोड़ की है गाइस। ड्रोन इंडस्ट्री की वैल्यू पता है आपको? लिखने की जरूरत नहीं है। और 2030 तक 11.06 बिलियन डॉलर की इसकी वैल्यू जो है वो होने की संभावना है। ठीक है। और पब्लिक को कहा गया है कि 30 सितंबर 2025 तक बताएं कि इसमें क्या चेंजेस करना है, आपकी क्या राय है, ये सब। तो ये टॉपिक आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले समय में हम बात करेंगे। ड्रोन रूल्स 2021 बनाए गए थे ताकि रेस्ट्रिक्टिव रूल्स जो है वो उनको लिबरलाइज जो है वो किया जा सके और इंडस्ट्री ग्रोथ हो, यानी कि हर जगह जो है वो मतलब मैक्सिमम जगहों पर ड्रोन जो है वो अलाउड रहे और इससे ये ड्रोन वाली इंडस्ट्री जो है वो उसको बूस्ट जो है वो मिले। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिला है ना 2021 वाले का, कि सेफ, सिक्योर, रिस्पॉन्सिबल एरिया जो है वो ड्रोन के यूज के लिए जो है वो लाया जाए, राइट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट जो है वो किया जाए सिविल एविएशन सिस्टम में, पब्लिक सेफ्टी और प्राइवेसी को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। तो ये सब चीजें 2021 के ड्रोन के नियम, मतलब सिंपल सी चीज है भाई, आप लोग को तो इसको याद ही नहीं रखना है भाई। ड्रोन उड़ाएंगे तो ड्रोन आप जान ही रहे हो कि उसका उपयोग कितनी गलत चीजों में भी किया जा सकता है ना। बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए भी किया जा सकता है, इलीगल किसी को स्पाई करने के लिए किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए ये कानून बन गए। हर ड्रोन के पास डीजीसीए से इशूड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ये देखो ये वाला पॉइंट भी है ना। मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स या ऑपरेशन के लिए डीजीसीए का टाइप सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए फाइन जो है वो लिया जा सकता है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब नया जो ये लेकर आ रहे हैं उसको और स्ट्रिक्ट जो है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें ऑप्शंस रख रहे हैं कि भाई थोड़ी सी चीजें लिबरलाइज भी हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिजिटल स्काई जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन होता है। जिसको नहीं पता लिख लेना। रेड जोन तो आपको ऑलरेडी पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट
की परमिशन यहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए कंपलसरी होती है। येलो जोन के अंदर एटीसी क्लियरेंस की आवश्यकता होती कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रायर क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, और ग्रीन जोन में तो आप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट है 2021 के रूल में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना पड़ेगा, है ना। अगर ड्रोन से किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए इंश्योरेंस करो। ऑपरेटर्स के लिए वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, जो ड्रोन उड़ा रहे हैं उनके पास भी वैलिड रिमोट पायलट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डीजीसीए जो है वो इशू करे। समझ रहे हो, ये सब चीज है। पेनाल्टीज भी, पेनाल्टी मैंने आपको बताई दी, 3 महीने से 3 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए का फाइन अनरजिस्टर्ड ऑपरेशंस या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन फ्लाइंग करने में, यानी कि कोई रेस्ट्रिक्टेड जोन है उसमें अगर आप फ्लाई करो, जैसे येलो जोन में आपने फ्लाई कर दिया बिना एटीसी की परमिशन के, तो लंबा चौड़ा फाइन लगेगा और जेल भी होगी भैया। अगर किसी विक्टिम की जो है वो डेथ हो जाती है, कंपनसेशन कुछ इस प्रकार से बना दिया इन लोगों ने, अगर ड्रोन के कारण किसी की डेथ हो गई तो 2.5 लाख का 2.5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। किसी को इंजरी आ गई तो 1 लाख रुपए का मुआवजा। और क्लेम की प्रोसेस जो है वो वही मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल जो है वो देखेगा, जो गाड़ी वगैरह जो होती है ना, गाड़ी के एक्सीडेंट के केसेस जो देखती है, वही चीजें हैं। ठीक है, और जितनी भी कार्रवाई होगी ये भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत करी जाएगी। अब चैलेंजेस भी इसके अंदर बहुत सारे हैं। 2021 के जो रूल्स थे अब ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो हो गए हैं, राइट, जो इंडस्ट्री ग्रोथ को अफेक्ट जो है वो कर सकते हैं। डीजीसी और स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसी की कैपेसिटी टेस्ट होगी कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। रैपिड इनोवेशन और प्रिवेसी सेफ्टी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रखना जरूरी है। बस यही है कि हम रेगुलेटरी कैपेसिटी को और मजबूत बनाएं, बट ये इंश्योर करें भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बरकरार रहे, इनोवेशन के लिए स्कोप हो, है ना। ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करना है भाई इसके अलावा। यस, चलिए बाकी, अच्छा ये वाला टॉपिक शुरू हो गया, इससे ज्यादा मैंने आगे बढ़ा दिया इसको, सॉरी। ठीक है, ये वाला चीज तो खत्म हो गई। एआई फॉर विकसित भारत के बारे में हम बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पहले ही हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, राइट, काफी डिटेल में। कुछ याद आ रहा है, एक दो दिन पहले ही हमने डिस्कस किया ना, कल ही डिस्कस किया था आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नीति आयोग फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी, याद आ रहा है। तो बस यही है, नीति आयोग ने लॉन्च की है, ये तो अपने कल ही पढ़ा यार, है ना, कल ही इसको हमने डिस्कस किया कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अगर डिस्कस नहीं किया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, मुझे ऐसा लग रहा किया है हमने, है ना, कल ही किया है। एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप एक नेशनल ब्लूप्रिंट है जो एआई को प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन का ग्रोथ इंजन बनाएगा। मतलब नीति आयोग ने एक बेसिकली एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ और नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी, यानी कि पहली चीज तो उन्होंने ये बना दी कि भाई हम जो है वो बताएंगे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और इन सब सेक्टर्स जो हम लोग को देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर, तो इसमें जो है वो एआई किस प्रकार से जो है वो मदद करेगा आने वाले समय में। और दूसरा इन्होंने एक केस स्टडीज रखेंगे इसके अंदर, नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी, याद आ रहा है, कल ही हमने डिस्कस किया था भाई, इसको सुन लो सिर्फ इस टॉपिक को। तो 2047 तक विकसित भारत के लिए एआई को बेहतर बनाना, मतलब एआई की मदद से डेवलपमेंट करवाना। एआई का पोटेंशियल इंडिया के जीडीपी में 500 से 600 बिलियन डॉलर्स एडिशनल करेगा ये, यानी कि डाल देगा। ये देखो 2035 तक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव इसके हम लोग को नजर आ रहा है। इंडिया 8% प्लस ग्रोथ मेंटेन करना चाहता है, तो एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी जो है बूस्ट होगी। ये एआई का पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया 500 से 600 बिलियन डॉलर का है भैया। ठीक है, एआई जो है वो हेल्प कर सकता है कि इंडिया जो है वो आगे और बढ़े, यूपीआई, मोबाइल, ऐसी टेक्नोलॉजी में जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और किया है इन्होंने। बैंकिंग, फार्मा, ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब एरियाज में एआई को किस तरीके से यूज में लाना है ना। इनका ऑब्जेक्टिव यही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में एआई को जो है वो अडॉप्ट करवाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जनरेटिव एआई पर फोकस होना चाहिए। लीप फ्रॉग इनोवेशन के लिए, लीप फ्रॉग इनोवेशन पता है आपको किसको बोलते हैं? यही जैसे नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी अच्छी है तो इंडिया को तो जरूरी है कि हम इस पर जो है वो काम करें, और उसको एआई बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है।
ठीक है। नेशनल एआई मिशन हमारे पास ऑलरेडी है, एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग एट स्केल, क्योंकि लोगों को स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है। एक मजबूत एआई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस करना एआई के लिए। बट चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं हमारे पास बहुत ही लिमिटेड हाई एंड एआई रिसर्चर्स हैं, तो इसलिए तो हम लोग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। ये देखो, इसलिए स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है जो कि प्रिवेसी पर फोकस जो है वो करे, इसलिए हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। यस, जो प्रॉब्लम्स होती है वही सोल्यूशन होता है, इसलिए मैं आपको उल्टे तरीके से दिखा रहा हूं, है ना। दूसरा, हमारे पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वही इसलिए हम लोग एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो सही नहीं है, राइट, तो उस पर हम लोग जो है वो काम करें, कानूनी चीजों पर, रोबस्ट एआई गवर्नेंस पर फोकस करें। बस जो प्रॉब्लम होती है वही इसका सोल्यूशन होता है। यूपीआई, आधार, आभा, अकाउंट एग्रीगेटर, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जो बेसिकली एआई के लिए हेल्पफुल हो सकते, एआई जनरेटिव एआई के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं इनका डेटा। ठीक है। फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव तो आपको ऑलरेडी पता है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, 50 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो है, ये पढ़ चुके हैं यार, कल ही पढ़ा मैंने, 50 डिस्ट्रिक्ट जो है उनसे क्या किया जाएगा, उनसे वहां पर एआई किस तरीके से ये लोग यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर केस स्टडी जो है वो तैयार की जाएगी, बनाई जाएगी, और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखा जाएगा। तो बस ये चीज है और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट्स इट। अब ये वाला जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करना है। 15 सितंबर 2025 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज लागू हो गई है, लिख लीजिएगा। 15 सितंबर 2025 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज ये लागू हो गई। ये एग्रीमेंट जून 2022 जेनेवा मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था, लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। ये एग्रीमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा के अंदर जून 2022 में, वहां पर ये अडॉप्ट हुआ, ये लिख लीजिए। ठीक है। फिर 2/3 कंट्रीज ने जो है वो रेक्टिफाई कर दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ने रेक्टिफाई कर दिया, अब इसको लागू कर दिया गया है। पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट है जिसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ट्रेड का सेंटर पे रखा गया है कि इस प्रकार का व्यापार होना चाहिए जो सस्टेनेबल एनवायरमेंट को रहे वो प्रमोट करे। ठीक है। अब देखो, बात ध्यान समझना, अभी पूरे दुनिया भर में फिशरीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट पता है आपको, सब्सिडीज के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, पूरे दुनिया भर में सब्सिडीज के ऊपर डिपेंडेंट है फिशरीज सेक्टर, पूरे दुनिया भर की। $35 बिलियन हर साल, आउट ऑफ विच 22 बिलियन हार्मफुल सब्सिडीज होती हैं। हार्मफुल सब्सिडीज मतलब आप फ्यूल पर डिस्काउंट दे रहे हो, लिख लो किसी को अगर ध्यान रखना है तो। हार्मफुल सब्सिडीज यहां पर दिया होगा, नहीं दिया तो आप लिख लो हार्मफुल सब्सिडीज। इसका मतलब होता है फ्यूल पे डिस्काउंट दे देना, सरकार फ्यूल पे डिस्काउंट दे रही है, भाई फ्यूल जो है वो तो एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है ना, तो हार्मफुल सब्सिडी। नेक्स्ट, ये तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर ट्रेड करेगी, सस्टेनेबिलिटी पर, और हार्मफुल सब्सिडीज को जो है वो खत्म करेगी। ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डेटा भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो, हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, जो मैं आपको आंकड़े बताता हूं ऐसे ही नहीं बताता हूं। हार्मफुल सब्सिडीज है भाई ये देखो, पूरे दुनिया भर की मरीन फिशिंग जो है जिसका $35 बिलियन लगभग यूज होता है, $22 बिलियन हार्मफुल सब्सिडी में जाता है। इसी को रोकना है, मेन ऑब्जेक्टिव इसी को रोकना है कि मरीन सेक्टर में फिशरीज में जो सब्सिडीज जा रही हैं, जब सब्सिडीज दी जाए तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए दी जाए। 1974 में सिर्फ 10% फिश स्टॉक जो है वो ओवर फिश थे। नेक्स्ट पॉइंट में देख लो आप, सी वाले पॉइंट में 2021 तक ये बढ़कर 35.5% हो गए, क्योंकि आज की डेट में ओवरफिशिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ये बड़ी समस्या है। इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग से डेवलपिंग कंट्रीज के
जो फिशरमैन्स हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है बेचारे। सब्सिडीज के ऊपर अब बैन लगाना जो है वो जरूरी है। जो इस प्रकार से अनसस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, ओवर फिशिंग हुई, फ्यूल हुआ, फ्यूल डिस्काउंट हुआ, ये सब चीजें, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म को इंश्योर करना जरूरी है ना। ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म, सब्सिडी को आप प्रोहिबिट कर दो, बैन लगाओ सब्सिडीज इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए, है ना। ये चीजों, इन चीजों पर आपको फोकस रखना जो है वो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेशल और डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, ये भी जरूरी है। स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट ये भी इसके अंदर शामिल किया गया। लिख लो, ये लिखा नहीं है शायद, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, ये क्या चीज है गाइस, लिखना। डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई हैं। डेवलपिंग और लीस्ट, यहां लिखा हुआ है इसके अंदर डेवलपिंग, बट इसका नाम जो है वो है स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, SNDT, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट। डेवलपिंग और LDC कंट्रीज को कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई हैं। एक फंड भी जो है वो चालू किया है, कमिटी ऑन फिशरीज सब्सिडीज, एक नई बॉडी जो है वो इंप्लीमेंटेशन देखेगी, इंश्योर करेगी कि सब्सिडीज पर बात हो रही है कि नहीं हो रही, और पूरी ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। $18 मिलियन से ज्यादा का फंड क्रिएट किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए। 18 मिलियन से ज्यादा का फंड। ठीक है, अब देखो, अब आपको समझ में आ ही गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ये नया एग्रीमेंट जो बना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना और हार्मफुल सब्सिडीज को बैन करना। बस दैट्स इट, इतनी सी चीज बस दिमाग में रखो, बाकी तो ये फैक्ट्स आपने लिख ही लिए हैं जो आप मेंस में जो है वो यूज कर सकते हो। दैट्स इट। मिनिस्टर ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फिश फंड भी जो है वो लेकर आई है, राइट, और ये पूरी चीज रिपीट हो गई। देखो कि डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है जिन्होंने रेक्टिफाई किया उनको ये सहायता प्रोवाइड कराएंगे फंड से, है ना। बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सभी हार्मफुल सब्सिडीज बैन नहीं की गई है, ये बड़ा एक चैलेंज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। चलो बस ये प्रॉपर तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन हो तो ज्यादा बेटर है, राइट। बस दैट्स इट, ये वाला टॉपिक इसमें सिर्फ इतना ही था गाइस, जितना मैंने आपको बताया वही चीज बस ध्यान में रखनी है। अब बड़ा ही काम का टॉपिक आप लोग के लिए होने वाला है, इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज। GS पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आसाम सिविल सर्विसेज की एक ऑफिसर 2019 बैच की, इनको अरेस्ट कर लिया गया। लोग पता है सर्विस में जाने के बाद अपनी नीयत को संभाल नहीं पाते, क्योंकि इस सर्विस में जब आप जाओगे ना भाई, तो आपके सामने लोग जो है ना, जो डिमांड करोगे वो रख देंगे, क्योंकि आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत होगी कि जिसकी कोई हद नहीं। कई लोग इस ताकत को समझ नहीं पाते हैं, चंद रुपयों के लिए जो है वो बिक जाते हैं। आपके हाथ में मैं और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, लोग जनरली पता है रुपयों के पीछे भागते हैं, ऐसा नहीं करते कि रुपया खुद उनके पास चल के आए। लोग पागल होने लगते हैं, 1-2 करोड़ रुपए देखकर लोग पागल होने लगते हैं। देखो क्या मिला ही क्या है उनके घर पे, 92 लाख रुपए कैश। ये 92 लाख रुपए कैश कोई रकम है? इसमें उन्होंने पूरे अपनी बेइज्जती करा ली ना, अपनी पूरे परिवार की करवा ली। 92 लाख रुपए, 92 लाख कोई रकम है भाई? 1 करोड़ की ज्वेलरी है, कुछ इलीगल ट्रांसफर, चलो मैंने मान लिया 10 करोड़ रुपए मिल गए आपके यहां, 10 करोड़ रुपए में अपनी इज्जत खो दी आपने। और इस 10 करोड़ रुपए जिससे आपने लिए होंगे उस में ना जाने कितने गरीबों को नुकसान झेलना पड़ा होगा, कितने गरीबों की हाय लगी होगी। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि जो घटिया आदमी, करप्टेड व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा आपको परेशान दिखेगा, हमेशा। और आप अलग ही चमक देखेंगे उस व्यक्ति के ऊपर जो बिल्कुल लॉयल है, जो पैसा लेता नहीं, जो बिल्कुल खुश है भाई कि यार भैया आप खुद सोचो, आपको जरूरत ही क्या यार करप्शन करने की?
जब आपको सरकारी इतना सब कुछ दे देती है। कल मेरे पापा और मम्मी सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो में गए थे। ऐसा कुछ नहीं है मतलब चलो ठीक है, एकदम निकल गई बात, तो मैं आपको बता रहा हूँ। कली के केस में गए थे तो मम्मी बता रही थी कि भाई वो ऑफिसर, लेडी ऑफिसर थी एक, जो मम्मी से डील कर रही थी। क्या जलवे होते हैं भाई। एक फोन जा रहा है, हर किसी को हड़काने की पावर होती है, बट उसी में लोग जो है वो पिघल गए। इसलिए तो ऊपर जा नहीं पाते लोग, ऊपर इन द सेंस कि पोस्ट इनकी हाई हो नहीं पाती, इधर उधर इनको बिठा दिया जाता है, क्योंकि सिस्टम में सबको पता है कि आप कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो। सिस्टम हर एक चीज से जो है वाकिफ है, पर सिस्टम आपको कई बार मौका देता है कि चलो ठीक है सुधर जाएंगे ये, बट सामने वाले को सुधरना ही नहीं है और काम भी ढंग का नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास तरक्की चलकर आएगी अगर आप अपनी नीयत साफ रखोगे। तो ये बात मेरी लिख लो कहीं पर, सिर्फ अपनी नीयत साफ रखना। और हर एक इंसान को, मतलब देखो, खुश किसी को रखने की आपको जरूरत नहीं, बट किसी को दुख मत देना। सिर्फ इतनी लाइफ का रूल बना लो, अगर आप किसी को खुश नहीं देख सकते तो किसी को दुख मत दो, किसी को भी, ना पेरेंट्स को, ना फ्रेंड्स को। अननेसेसरली किसी को टीज करना, मजाक उड़ाना, किसी के खिलाफ जेलेसी रखना, कोई जरूरत नहीं। ये सब कॉमन मैन के काम है। अगर आपको तरक्की करनी है अपनी लाइफ में, सिर्फ अपने आप को देखो। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, प्रभु को मानते हो, उसको देखो, या किसी को नहीं मानते हो तो एनर्जी को देखो। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। जो गलत हो रहा है वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। आप जब सर्विस में घुसोगे, आपको लोग करप्ट करने के लिए पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में इतनी पावर है। और एक बार आप करप्ट हो गए तो ये सोच लेना कि आपका बहुत जल्दी दी एंड होने वाला है। और जरूरी नहीं है दी एंड का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे रुक जाएंगे। क्या हो सकता है कि आप पूरे रिटायरमेंट तक करप्टेड ही रहें। ऐसे ही बहुत लोग हैं, पैसा दबा लोगे आप। क्योंकि पापा मम्मी के केस में हुआ यही था कि अभी एक व्यक्ति है तो जिन्होंने हमारा पुराना बंगला जो है वो खरीदा था, तो उनके ऊपर जो है वो सीबीआई की जो है वो रेड पड़ी हुई है। तो रेलवेज के बड़े अधिकारी हैं, तो भाई हमसे तो पूछताछ के लिए, पापा मम्मी को पूछताछ के लिए बुलवाया था कि भाई आपको कोई ब्लैक मनी दिया है। साफ माना भाई नहीं, हमारा काम ही नहीं, हमारा काम लीगल है, क्योंकि वी नो अबाउट इट। और ये घटना थी 2019 की, 2019 में बंगला बेचा था, तो उस समय की घटना है। तो उनने पूछताछ जो है वो करी कि भाई साहब क्या है क्या नहीं है, तो बताना पड़ता है, जवाब देने पड़ते हैं। और अगर आप सही हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप जब गद्दी में बैठे रहोगे ऑफिसर की, आपके पास आएंगे लोग आपको करप्ट करने। आप अगर नहीं हुए तो आप पहुंचोगे ऊपर हाई लेवल तक। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की गद्दी आपके लिए रहेगी भाई साहब। टॉप मोस्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहोगे आप, प्लानिंग करोगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करोगे, फील्ड पे रहोगे, क्योंकि फील्ड पे उतारा और प्लानिंग में टॉप मोस्ट अथॉरिटी पे, टॉप मोस्ट पोस्ट पे उन्हीं को बैठाया जाता है जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। फालतू लोग नहीं बैठते वहां पे, जो फालतू छुटपुट करप्शन कर रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, उनको समझ लिया जाता है कि अरे ये काम का नहीं है। और मेन चीज ऊपर वाला है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अगर किसी को मदद करोगे ना किसी की, आपको खुद खुशी मिलेगी। दीज आर सम वाइब्रेशंस। इसको जहां आपने फील करना शुरू कर दिया ना, इसका नशा एक बहुत शानदार नशा है, आनंद है भाई। ये पॉइंट्स इकट्ठा करते जाओ, कोई जरूरत, आपके पास नेगेटिविटी आएगी ही नहीं भाई, मैं तो बता रहा हूं ना आपको। एनीवेज, तो हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। ये सब तो बातें हो गई, मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये टॉपिक्स आपको इंटरनली समझना जरूरी है। एथिक्स ये डेवलप तभी होगा जब आप अंदर से खुद, यानी कि ये आंसर तभी अच्छा बनेगा जब खुद आप अंदर से इस फीलिंग को जो है वो एक्सेप्ट करोगे। और यही जरूरी है। रेड हुई थी भाई गुवाहाटी रेसिडेंस में, इतना माल मिल गया। कोई माल है ये? बेइज्जती किलो भाई, करप्टेड है ये। और ना ही सिर्फ इनकी बेइज्जती, इनके माँ बाप की बेइज्जती, इनके पूरे खानदान की बेइज्जती। अरे वो तुम्हारे यहां तुम्हारी रिश्तेदार हैं क्या? वो बहुत बुरा हुआ उनके पास, हंसेगी दुनिया। काम ऐसा मत करो भाई कि फंस जाओ तो हंसे दुनिया। काम ऐसा करो कि 4 लोग बोले कि वो ऑफिसर नहीं खाता या वो ऑफिसर नहीं खाती। बहुत स्ट्रिक्ट मैडम है, बहुत स्ट्रिक्ट सर है भैया, उनके सामने जो है बिल्कुल
करप्शन की बात कर मत देना, नहीं तो तमाशा पड़ेगा सीधे। अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ और फिर अपने आनंद में जियो। क्या दिक्कत है भाई? होना हो आपके जो पार्टनर होंगे, स्पाउस होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, तो क्या दिक्कत? ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर तो आपके कदमों पे है। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस एग्जाम को निकालना है। मंत्री संतरी की बेटी आ जाएगी। अभी हमारे हैं काफी सारे स्टूडेंट जिनके पास आते रहते हैं, बोलते कि अरे साहब हमें तो फॉर्च्यूनर दहेज में देने की बात की जा रही है। मैंने कहा दहेज तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट गिफ्ट एक्सेप्ट किया जाता है। और जो गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता वो होता है महान व्यक्ति, कि नहीं बॉस। अब ये कुछ डेफिनेशन है यहां पर, ये तो ठीक है, ये तो केस है भाई, कोई लोड नहीं है। एसेट्स उनकी इनकम से 400 गुना ज्यादा निकले, तो सोचो कितने बेकसूर लोगों की नींदें हराम करी होंगी, कितने लोगों को प्रताड़ित किया होगा ये पैसा कमाने के लिए, हैं? कितनों का घर खत्म हो गया होगा, उसके बाद इनकी जेब में ये पैसा गया ऑफिसर की, हैं? तो ऐसे लोग कभी नहीं सुखी रह पाएंगे। देखो सर्विलांस चल रहा था 6 महीने से, इन्होंने इलीगली ट्रांसफर जो है वो की है। वैष्णवाई मोनेस्ट्री को एक जमीन, सोच रहे थे कि भाई ऊपर वाले को हम जो है वो करप्शन कर लेते हैं, एक तरफ गलत काम कर लेते हैं, दूसरी तरफ जो है वो गरीबों को खाना खिलवा देंगे तो अपना बैलेंस हो जाएगा। नहीं होता बेटा, किसी को दुखी करोगे, रुलाओगे तो उस कर्म को तो भोगना पड़ेगा, गलत कर्म को। वॉट यू गिव यू गेट सिर्फ कहावत नहीं है, सच्चाई है। जो करोगे वैसा भरोगे, भरना तो पड़ेगा भाई। देखो गलत किया है तो दंड तो देना पड़ेगा। अब दंड अगर एक मतलब आपके ऊपर आ गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, झेल ली चीजें, फिर उसके बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा, अगर आप ठीक हो जाते हो तो। मैंने खुद ऊपर वाले का दंड झेला है भाई, बहुत डिफिकल्ट समय लाइफ का देखा है। और क्यों देखा समय, उसका रीजन भी पता है। अपन के पैरों पे पंख लग गए थे, ईगोइस्टिक हो गए थे, एटीट्यूड में आ गए थे, किसी को कुछ समझते नहीं थे। फिर जब लाइफ, मैं आपको ऐसी चीजें नहीं बताता यार, आपको लगता होगा फालतू का ज्ञान दे रहा है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूं, जो रियलिटी है, जो मैंने खुद फेस करी है, या मैंने पर्सनल लेवल पर किसी को देखा है फेस करते हुए। ये इसलिए बताता हूं आपको कि आप चीजें सीखें, आपको बिल्कुल कनेक्ट करें आप चीजों को। अब इस टॉपिक के अंदर कुछ मत करो, सिर्फ ये डेफिनेशन, अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, है ना, तो ये सब डेफिनेशन अपने पास जो है वो रिकॉर्ड करके रखो। ये पूरी चीज आपको जो है वो लिख लेनी है, ये पूरी चीज, ये बैकग्राउंड जितना लिखा हुआ ना पूरा लिख लो आप। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और ऑनेस्टी के साथ कंसिस्टेंटली एक्ट करना। ये ऑनेस्ट है भाई अपन। अगर कोई नहीं भी देख रहा आपको, और उस दौरान, जिसे बोलते हैं ना, एक आदमी का असली कैरेक्टर तब होता है जब बंद कमरे के अंदर वो क्या कर रहा है। बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, बाहर तो इतने ज्ञान की बात करते हैं, और बंद कमरे में बैठकर लड़कियों की फोटोज देख रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं। बाहर जो है वो सत्संग की बातें हो रही हैं, बहुत ऐसी बातें हो रही कि बिल्कुल यार ये व्यक्ति तो इतना महान है कि इसके चरण धोकर पानी पी लो, है। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है बंद कमरे में जब कोई नहीं देख रहा? द गेम इज दिस, इंटीग्रिटी इज दिस ओनली, कि जब आपको कोई नहीं देख रहा उस समय आप क्या कर रहे हो, दैट इज इंटीग्रिटी। जीएस पेपर 4। पब्लिक सर्विस में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ऑनेस्टी, प्रोबिटी। कोई आपको बोले क्या, अरे मैडम एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, वैसे बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है मैडम आपके लिए, बेटा चप्पल देखी है, चप्पल बाटा की है, बटाबट मारेंगे, निकलो यहां से। समझ भाई? द गेम इज दिस। अकाउंटेबिलिटी, डिसीजंस, ऑडिट और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन होने चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि तुमने ये गलत किया, हाथ जोड़कर बोल देना कि भाई साहब हमने, अगर आपको लग रहा है गलत किया तो आप हमसे जो बोलोगे हम दे देंगे आपको प्रूफ। जैसे मेरे माँ बाप गए थे एंटी करप्शन ब्रांच, क्लियरली बोला सीबीआई को कि आपको जो चाहिए वो बताइए, अभी के अभी रेडी आपको मिलेगा, जो ट्रांजैक्शन, जो डिटेल्स। ट्रांसपेरेंसी,
जो भी डिसीजन है ओपन है भाई, ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। हाँ, बस ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए इंसान को। जहां पे जरूरत हो वहां ट्रांसपेरेंसी, जहां पे नहीं हो आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ शुड बी डिफरेंट, है ना। हर चीज लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। रूल ऑफ लॉ, फेयरनेस और जस्टिस, कि भैया हम तो भाई कानून के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कोई काम हमसे करवा रहे हो तो कानून वाला काम हो तो करवाइए, वरना अननेसेसरली टाइम वेस्ट मत कीजिए, व्यर्थ की बातों में हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। पब्लिक ऑफिस एक ट्रस्ट है भैया, प्राइवेट गेन का सोर्स नहीं है। करप्शन इस सिटीजन्स के ट्रस्ट को खत्म करता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आपने उसका काम कर दिया प्यार से, वो बाहर निकलेगा आपको तो दुआ ही देगा ही देगा, आपके पूरे परिवार, आपके माँ बाप और जो भी आपके परिवार में है उनकी जिंदगी बढ़ जाएगी। ये बात याद रखना, उनकी खुशी डबल हो जाएगी, ऊपर वाला आपको इतनी खुशी देगा। तो कभी गलत काम नहीं लाइफ में, भूल के भी गलत हो रहा है तो भगवान ऊपर वाले से माफी मांगो कि अब ये गलत नहीं करेंगे, और नेक्स्ट उसी पल से जो है वो अपने आप को चेंज कर दो कि नहीं यार हो गई गलती, अब हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे। द गेम इज ऑल अबाउट रीस्टार्ट, कि हो गई गलती यार, अभी अच्छे से सीरियसली पढ़ नहीं रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे लोगों को, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, बट अब साला सीरियसली पढ़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, इस एग्जाम को सीरियसली निकालना है। बहुत हो गया टाइम वेस्ट, बहुत हो गया रील्स में टाइम वेस्ट, बहुत हो गया पिक्चर देखना, बहुत हो गया दोस्तों के साथ घूमना। अब माँ बाप के लिए पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, और औकात बना देंगे अपनी, कि साला किसी की शादी में जाए तो भौकाल अपना होना चाहिए, कि सायरन आराटी करके फटाक से पूरे जो शादी में जो दूल्हा दुल्हन है वही गेट पे आपको रिसीव करने आ जाएगी, अरे सर सर सर, मैडम मैडम मैडम, है जलवा ऐसा बनाओ। फिर आप निकले बाहर, गिफ्ट दिया, गुलदस्ता दिया, नमस्कार किया, एक गुलाब जामुन खाया, विशेष दी, और वापस। ज्यादा देर किसी के पास खड़े मत रहो। आज से सीख लो ये लाइफ में, जो व्यक्ति ज्यादा टाइम किसी के साथ बिताता है उसकी इज्जत वहां पे नहीं होती है। ये बात आजमा के देख लेना अपनी लाइफ में। चाहे किसी दुकान में जाता जाना शुरू करो, ज्यादा देर बैठना शुरू करो, या किसी रेस्टोरेंट में, एक टाइम आता है कि लोग फिर इज्जत नहीं करते हैं। और वहीं आप कहीं पर जा रहे हो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, 5 मिनट 10 मिनट, हाँ काम की बातें करी और निकल लिए, तो वहां देखना आपकी कितनी इज्जत होगी। मैं बैठता हूं ऑफिसर्स के साथ, काम की बात करते निकलते हैं, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब जब कुछ खास ऑफिसर्स होते हैं तो उनके साथ तो भाई चीजें चलती रहती हैं। अनिकेत मेरा फ्रेंड मेजर है आर्मी में, अब मेरे ख्याल से रैंक बढ़ गई है उसकी, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। जब नया नया उसका हुआ था, उसके 2-3 साल के बाद वो मुझसे मिला, सर्विस में जाने के बाद, फोर्स में जाने के बाद। इंसान की पर्सनालिटी चेंज थी। वो बकायदा साइड में जो है उसके गार्ड चल रहा था, बकायदा आया स्टाइल से, उसकी वाइफ एसडीएम है, बकायदा स्टाइल से आए, स्मार्ट बिल्कुल, और कमलाक्ष क्या हालचाल, मैंने कहा बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया, अरे वाह। फटाक से उठाया गुलदस्ता, एक मेरे हाथ में रखा और एक बॉटल मेरे फ्रेंड के हाथ में रखी, और अंदर गए हम लोग। एक एक ड्रिंक जो है वो चालू हुई। मैं पुरानी बात कर रहा हूं, है ना, तो आई थिंक यू गाइज रिलेट विद दैट। अब मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार के अल्कोहल से, आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट वर्जन ऑफ माइंड। तो चला, और बंदा जो है रिंग मारा, चल कमलाक्ष लीविंग, वी विल मीट समडे, बस। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई वॉज विद अदर लॉबी। मैं गया था वहां पे जबलपुर, होटल अशोका, वहां पे एक फेमस है, अशोक करके कुछ नाम था, होटल अशोक करके कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। अशोक तो था 100%, 4 स्टार होटल था। उसके स्वीट में थे हम लोग, और मुझे वहां के उनसे मिलना था, म्युनिसिपल कमिश्नर से, एक आईएएस ऑफिसर से मिलना था। उस मीटिंग पे मैं गया था, तो वो आया था, थोड़ी देर मिला, 10 मिनट, इंपैक्ट क्रिएट करके चला गया सभी दोस्तों के सामने। ये होता है एक व्यक्ति। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, दिस इज द क्वालिटी जो आपको आज से अपने अंदर डेवलप करनी है। ये लास्ट टॉपिक था, इसलिए थोड़ा सा मैं ज्यादा इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, मतलब जानबूझ के नहीं, आपको सिखाने के लिए। जब टॉपिक आता है तभी मैं बात करता हूं, वरना नहीं करता। आई थिंक यू जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जो आज पहली बार देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अरे यार ये पढ़ाने की जगह ये वाली बात क्यों हो रही है। ये पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको। अगर आप पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक के अंदर यही चीज समझ रहे हो आप,
कि दिस शुड बी योर पर्सनालिटी, यू शुड वियर। ऐसी पर्सनालिटी नहीं वियर करनी है कि घर से जो है वो करोड़ों रुपए मिल रहा है। ऐसी पर्सनालिटी वियर करनी है कि बाहर साला आपके पेरेंट्स निकले तो लोग बोले यार ये ऑफिसर के पेरेंट्स है यार। जहां आपके पेरेंट्स गए और आपने आपके पेरेंट्स जैसे ही बताया आपका नाम कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी जो है वो ये अधिकारी है, ये फलाना अधिकारी है, डीएसपी है, ये है, भाई साहब जैसे ही वो नाम आपका आया, लोग बोले अच्छा वो ऑफिसर, अरे हमारा एक केस हुआ था, उन्होंने बचा लिया हमें, पैर पड़ने लगे आपके पेरेंट्स से। सोचिए कितनी खुशी होगी भैया। या आपके रिश्तेदार से कोई मिल लिया और दूसरा व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है। रिश्तेदार तो वैसे ही आपकी तारीफ तभी करेंगे जब आप बड़े आदमी बन जाओगे, वरना तो अभी तो रिश्तेदार तो आपसे जलन खाते होंगे, क्या ये करेंगे आईएएस की तैयारी है, इनकी औकात है आईएएस बनने की है, और बन के दिखाएंगे तुम्हें। ये एटीट्यूड वियर करो, तैयारी करो अपनी, बस इस टॉपिक में और कुछ नहीं, यही था, ये समझना था एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वर्ड्स, ये टर्म्स, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट, कानून तो हमारे पास है ही बहुत, अब ये टॉपिक उन कानून से रिलेटेड नहीं था। कतर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ट्राई करो उसका आंसर देने की। हाउस ऑफ थानी के द्वारा कतर में रूल चल रहा है भैया, ये बात तो सही है। 1868 से 1868 से और 1971 में उसको इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। हाउस ऑफ थानी इंडिपेंडेंस है नहीं, बहुत पुराने समय से चल रहा है इसका, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये लिखा है ना। दूसरा, ये सिंगल लैंड बॉर्डर हम लोग को सऊदी अरेबिया के साथ देखने को मिलती, कतर की, पर्शियन गल्फ से सभी सराउंड, इसकी मैप में देख लेना कतर के बारे में। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये एलएनजी की। थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। पार्शियली इलेक्टेड कंसल्टेटिव असेंबली इसकी है, लेजिस्लेटिव पावर जो है वो अमीर के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है कि दी जाती है। तो ये कतर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है। ऑपरेशन वीड आउट लिख लो भैया, ऑपरेशन वीड आउट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। इसको डीआरआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ऑपरेशन वीड आउट लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। जो वीड जो होता है ना, वीड मतलब पता क्या होता है, वीड पिला दे सजना, वीड पिला दे, सुना है लगाना, सुना है ना, फर्जी गाने सुन रहे हो तुम लोग हैं। वीड का मतलब गांजा होता है वीड, गांजा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये चीज ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन लोग क्या करेंगे, जो ट्रैफिकिंग होती है ना, जो सिंडिकेट होता है, स्मगलिंग करता है ये कैनबिस की, गांजे की, राइट, इंडिया के अंदर लाता है साउथ ईस्ट एशिया से, तो उसको पकड़ने का ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन वीड, उसके लिए वीड आउट, उसके लिए कि नहीं भाई इस प्रकार की स्मगलिंग नहीं होनी, और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत और आता है, और ये उसको सपोर्ट कर रहा है। और अरेस्ट जो होगी वो एनडीपीएस एक्ट 1985, नार्कोटिक्स भैया, मेरा एक दोस्त है नार्कोटिक्स में, समीर गोयल, अभी उसका सिलेक्शन हुआ है, ये यूपीएससी 2000 अभी हुआ है यार, 23 या 24 में हुआ है उसका, अभी अंडर ट्रेनिंग है नार्कोटिक्स में, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। अभी बोल रहा था अभी कुछ समय पहले मिलने के लिए, अब मेरे पास टाइम था नहीं, मिल नहीं पाया, तो अभी नेक्स्ट वीक आएगा शायद, तो जब भी आएगा तो एक मुलाकात होगी। अभी मैं गया नहीं था, अभी पार्टी अभी तो थी यार, दो एक हफ्ते पहले ही उसने बैठक बुलवाई थी, तो मेरे को थोड़ा कुछ काम था। जलवे भाई, अपनी कम्युनिटी, अपनी लॉबी अच्छे लोगों में रखो। अब आप कि जो हाई माइंडसेट वाले लोग हैं, ऐसे लोग को अपने आप से अब दूर करो भाई, जो बोलते हैं कि यार हमें तो बस 30-40 हजार की नौकरी करनी है भाई, अपन को सिंपल लाइफ जीनी है। सिंपल लाइफ वालों से दूर रहो, सिंपल लाइफ आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। सिंपल लाइफ रखो बट पैसा होना चाहिए, पैसा, पावर। जो आपका दोस्त आपसे बोले यार हेलीकॉप्टर खरीदना है, वो दोस्त है आपका। कार खरीदनी भाई, रेंज रोवर है, उस माइंडसेट वालों को रखो अपने पास। हाँ ऑब्वियस ही बात है, कोई आपका दोस्त है जिसका माइंडसेट लो है और वो आपको बहुत ही प्रिय है, तो रख सकते हो आप कि कोई बात नहीं, तू साइकिल भी चलाएगा तो तेरे साथ साइकिल में घूमेंगे भाई। जो पसंद आ रहा है फिर वो तो बात अलग है, होते हैं कुछ लोग करीब दिल के ऐसे जो पसंद आ जाते हैं कि वाह चल, बट हाँ एक चीज याद रहे, आप उनको पसंद कर रहे हो, आप
आपको कोई चीज उनकी अच्छी लग रही है उसलिए, बट उनकी ये जो माइंडसेट होता है ना कमजोर वाला, उसको कभी एक्सेप्ट मत करना। बस ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर देने की। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा। जय हिंद, जय श्री महाकाल।